हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। इससे पहले वाली क्लास में हमने डिफरेंट टाइप्स के वेक्टर्स पढ़े थे और वेक्टर्स के यूजेस पढ़े थे या एप्लीकेशंस पढ़े थे कि वेक्टर किन किन चीज़ों में काम में आते हैं। ठीक है, यहाँ बायोटेक्नोलॉजी में वेक्टर्स का क्या यूज़ होता है। सो आज का टॉपिक है आपके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए अंगुली छापन। ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, इस पे आपके 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है और शॉर्ट नोट भी आ सकता है। तो सबसे पहले ये जान लो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है। तो प्रत्येक व्यक्ति के डीएनए में रिपीटेटिव न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, पुनरावर्ती क्षारक अनुक्रम। तो प्रत्येक व्यक्ति में डीएनए की रिपीटेटिव न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पाई जाती है जो उस व्यक्ति विशेष की खास पहचान को बनाते हैं। क्या करते हैं, व्यक्ति विशेष की खास पहचान को बनाते हैं। तो ये तो पता चल गया कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या करेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति में रिपीटेटिव, या मैं यूँ कहूँ कि प्रत्येक व्यक्ति में डीएनए की रिपीटेटिव न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस या पुनरावर्ती क्षारक अनुक्रम पाया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के डीएनए में पुनरावर्ती क्षारक अनुक्रम पाया जाता है जो उसकी विशिष्ट पहचान या स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन को बताते हैं। तो अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हमें पहले इसके बारे में जानना होगा कि इस प्रोसेस में होता क्या है। तो प्रत्येक व्यक्ति के डीएनए में पुनरावर्ती क्षारक अनुक्रम पाए जाते हैं जो उस व्यक्ति विशेष की पहचान को बनाते हैं। इन रिपीटेटिव न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को टेंडम रिपीट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंडम रिपीट्स। किसी व्यक्ति के डीएनए में पुनरावर्ती क्षारक अनुक्रम या रिपीटेटिव न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पाई जाती है तो उसे टेंडम रिपीट्स कहते हैं। अर्थात मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो वह टेक्निक जिसके द्वारा मॉलिक्यूलर लेवल पर व्यक्ति की पहचान की जाती है। क्या कहलाती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सो अगर आपको कोई पूछे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है तो क्या कहोगे आप कि प्रत्येक व्यक्ति में डीएनए की पुनरावर्ती क्षारक अनुक्रम पाए जाते हैं जो उस व्यक्ति विशेष की पहचान को बनाते हैं और इन रिपीटेटिव न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस या पुनरावर्ती क्षारक अनुक्रम को टेंडम रिपीट्स कहते हैं। अर्थात वह टेक्निक जिसके अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पर रिपीटेटिव न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का पता लगाकर उस व्यक्ति की पहचान की जाती है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या हो गई कि वह टेक्निक जिसके द्वारा मॉलिक्यूलर लेवल पे पुनरावर्ती क्षारक अनुक्रमों का पता लगाया जाता है और उस व्यक्ति की पहचान की जाती है, तो वह तकनीकी क्या होगी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए अंगुली छापन। सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने की, तो सर एलिक जॉन जेफरीजी ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज की।
किसने की? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने की? सर एलिक जॉन जेफरीज ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज की थी। अब देखो ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है इसके अंदर होता क्या है, तो इन्होंने क्या किया कि टेंडम रिपीट्स तो बता दिए कि इन टेंडम रिपीट्स को ज्ञात किया जाता है और उस व्यक्ति की पहचान की जाती है। तो इन्होंने क्या किया, जेफरी ने क्या किया, डीएनए प्रोब की श्रृंखलाओं को फिंगरप्रिंटिंग में यूज लिया। तो ये तो पता चल गया कि मॉलिक्यूलर लेवल पे रिपीटेटिव न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का पता लगाकर अगर किसी इंसान की या व्यक्ति की पहचान की जा रही है तो यह कंप्लीट टेक्निक क्या कहलाएगी? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज की थी सर एलिक जॉन जेफरीज ने, और ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या किया कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए डीएनए प्रोब की चेन्स का यूज़ लिया। तो डीएनए प्रोब की चेन्स का यूज़ लिया, उससे आगे की, या मैं यूँ कहूँ इस तकनीकी में फिंगरप्रिंटिंग के लिए डीएनए प्रोब का यूज़ लिया। अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि डीएनए प्रोब क्या होता है। तो डीएनए प्रोब डीएनए के ही छोटे क्षारक अनुक्रम होते हैं जिनके क्षारक ज्ञात होते हैं। हमें पहले से पता होता है कि इस डीएनए प्रोब में कौन कौन से बेस पेयर्स पाए जा रहे हैं। तो आपको कोई पूछे प्रोब क्या होते हैं, तो प्रोब डीएनए के ही छोटे क्षारक अनुक्रम होते हैं जो हमें ज्ञात होते हैं। तो ये क्या करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के समय ये अपने से मैच करते हुए क्षारक अनुक्रमों को मैच करते हैं और मैच करके उनके साथ जुड़ जाते हैं, या अपनी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस देख के वहाँ पे जुड़ जाते हैं। इस तरह से उस सीक्वेंस की पहचान कर ली जाती है और उस व्यक्ति की पहचान भी आसानी से हो जाती है। तो प्रोब की अगर मैं बात करूं तो जेफरीजी ने क्या किया, जेफरीजी ने क्या किया, डीएनए प्रोब को यूज़ लिया किसमें, फिंगरप्रिंटिंग में। तो जेफरीजी ने क्या किया कि ये जो फिंगरप्रिंटिंग की प्रोसेस है इसमें डीएनए प्रोब को यूज़ लिया, और ये जो डीएनए प्रोब होते हैं वो डीएनए के ही सेगमेंट होते हैं या डीएनए के छोटे क्षारक अनुक्रम होते हैं जो हमें ज्ञात होते हैं। और जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रोसेस होती है उस प्रोसेस में ये अपने से मैच करते हुए छोटे क्षारक युग्मों से मैच कर लेते हैं और उनकी पहचान कर लेते हैं। इस तरह से उस व्यक्ति की पहचान हो जाती है। अब देखो जेफरीज ने डीएनए प्रोब को या डीएनए प्रोब की चेन्स को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रोसेस में काम में लिया। अब देखो यूनिकनेस ऑफ डीएनए, तो ये तो पता है कि सभी सजीवों में डीएनए पाया जाता है। तो इस डीएनए की विशिष्टता क्या होती है भाई, विशिष्टता क्या होगी कि डीएनए तो सभी सजीवों में पाया जा रहा है या मोस्टली सभी यूकेरियोट्स में पाया जा रहा है, तो इसकी विशेषता क्या होगी। तो डीएनए की विशेषता इसके अंदर क्या होगा कि डीएनए सभी सजीवों में पाया जाने वाला आनुवंशिकी पदार्थ होता है। लगभग 99.9% डीएनए क्षारक अनुक्रम या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस सभी जीवों में समान होती है। ये चीज़ ध्यान रखना। यूनिकनेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो सभी चीज़ों से कुछ डिफरेंट बताना होगा। तो डीएनए सभी सजीवों में पाया जाने वाला आनुवंशिकी पदार्थ होता है, लेकिन लगभग 99.9% न्यूक्लियोटाइड या डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस सभी जीवों में समान होती है, जबकि 0.1% न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डिफरेंट होती है। और इस
0.1 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो कि सभी जीवों में डिफरेंट होती है, इसके आधार पर ही उस व्यक्ति विशेष की पहचान की जाती है, या ये उस व्यक्ति विशेष की विशिष्टता को दर्शाते हैं 0.1 न्यूक्लियोटाइड। इन्हें कहते हैं सैटेलाइट डीएनए या फिर रिपीटेटिव डीएनए। अब देखो, लगभग 99.9% न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस सभी जीवों में समान होती है, जबकि 0.1 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डीएनए की सभी जीवों में डिफरेंट होती है। ये उस व्यक्ति विशेष की विशिष्टता को दर्शाते हैं या उसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन से डिफ्रेंशिएट करते हैं या विभेदित करते हैं। और ये जो 0.1% न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है, इसे कहते हैं सैटेलाइट डीएनए, जो उस व्यक्ति विशेष में ही पाए जाते हैं। क्योंकि 99.9% तो सेम है, लेकिन जो 0.1% है वो कौन से हो गए? सैटेलाइट डीएनए। तो सैटेलाइट डीएनए वास्तव में ही डीएनए की छोटी सीक्वेंस होती है या डीएनए के छोटे क्षार अनुक्रम होते हैं, क्षारक अनुक्रम होते हैं। तो जो 0.1% सभी पर्सन में डिफरेंट है, उन्हें क्या बोलेंगे यहाँ पे? सैटेलाइट डीएनए। और अगर मैं सैटेलाइट डीएनए की बात करूँ तो ये डीएनए के ही छोटे क्षारक अनुक्रम होते हैं, जिनकी मल्टीपल कॉपीज डीएनए में पाई जाती है। इसकी कई कॉपीज डीएनए में पाई जाती है, इसलिए इसे रिपीटेटिव डीएनए या पुनरावर्ती डीएनए भी कहते हैं। ठीक है, तो इसकी यूनिकनेस क्या हो गई कि 99.9% तो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस तो सभी जीवों में समान होगी, लेकिन 0.1% सभी जीवों में डिफरेंट होती है, जो उस व्यक्ति की यूनिकनेस को या विशिष्टता को दर्शाती है, उसकी पहचान बनाती है। इस 0.1 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को क्या कहेंगे? सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए वास्तव में ही डीएनए के छोटे छोटे खंड होते हैं या न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है। इसकी मल्टीपल कॉपीज डीएनए में प्रेजेंट होती है, इसलिए इन्हें रिपीटेटिव डीएनए या पुनरावर्ती डीएनए भी कहते हैं। लेकिन और ये जो पुनरावर्ती डीएनए है, ये एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से डिफ्रेंशिएट करने में मदद करते हैं, क्योंकि 0.1% ये डिफरेंट है, इसलिए इन्हीं के पहचान के आधार पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आगे की जाती है। लेकिन जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस बेबी होते हैं, उन ट्विंस बेबीज़ में इस चीज़ का अपवाद पाया जाता है। अब देखो, सैंपल्स की बात करते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कौन कौन से सैंपल्स यूज़ में लिए जाते हैं। तो अगर मैं सैंपल्स की बात करूं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कौन कौन से सैंपल्स लिए जाते हैं, तो जिस व्यक्ति विशेष का हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करनी है या जिस व्यक्ति विशेष की हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा पहचान करनी है, उसके लिए हमें क्या करना होगा कि उसके बायोलॉजिकल सैंपल्स लिए जाते हैं। अब बायोलॉजिकल सैंपल्स में क्या हो गए? जैविक नमूने। तो जैविक नमूने क्या क्या हो सकते हैं? वो हड्डी हो सकती है, त्वचा हो सकती है, नाखून हो सकता है, दांत हो सकता है, हेयर हो सकता है, ब्लड हो सकता है और सीमन भी हो सकता है। जिस व्यक्ति विशेष की हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करनी है, उसके बायोलॉजिकल सैंपल्स हमें लेने होंगे। वो बायोलॉजिकल सैंपल्स में क्या क्या आते हैं? हड्डी, त्वचा, नाखून, दांत, बाल, ब्लड और सीमन, जिसे वीर्य कहते हैं। ठीक है, ये बायोलॉजिकल नमूने लेकर हमें आगे उसकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करनी होती है। अब देखो, सबसे पहले यूज़ लिया जाने वाला जो क्षारक अनुक्रम होता है, सबसे पहले यूज़ लिए जाने वाले क्षारक
अनुक्रम की जब फिंगरप्रिंटिंग की थी उसे आइसोलेट किया था और पहचान की थी उसकी वाइट एंड वाइमैन ने। तो सर्वप्रथम क्षारक अनुक्रमों की सीक्वेंस का पता लगाया गया था, या सबसे पहले जिन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की सर्वप्रथम जिन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की पहचान की गई थी या फिंगरप्रिंटिंग की गई थी, वो किसने की थी? वाइट और वाइमैन ने की थी। और इन्होंने इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को VNTR नाम दिया था। VNTR की फुल फॉर्म क्या होती है? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। तो अगर मैं प्रोब की बात करूं कि कौन से प्रोब को सर्वप्रथम वाइमैन और वाइट ने आइसोलेट किया था और पहचाना था, या जिस क्षारक सीक्वेंस की फिंगरप्रिंटिंग की थी उसे क्या नाम दिया गया था? वाइमैन और वाइट द्वारा VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। तो सर्वप्रथम जिस क्षारक अनुक्रम की फिंगरप्रिंटिंग की गई थी उसे वाइट और वाइमैन ने पहचाना था और अलग किया था। इन्हें क्या कहते हैं? VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स कहते हैं। जैसे कि अगर मैं ड्रोसोफिला की बात करूं तो ड्रोसोफिला में वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स की सीक्वेंस क्या होती है? ACAACT, ACAACT, ACAACT। ये वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स होती है किसमें? ड्रोसोफिला में। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्रोसेस के बारे में। तो प्रोसेस ऑफ DNA फिंगर प्रिंटिंग। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग के प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सैंपल कलेक्ट करना होगा। जिस भी व्यक्ति विशेष का हमें DNA फिंगरप्रिंटिंग करनी है उसके बायोलॉजिकल नमूने हमें कलेक्ट करने होंगे। तो फर्स्ट स्टेप आता है प्रोकरिंग ऑफ DNA या DNA सोर्स, जिसे हिंदी में कहते हैं DNA की प्राप्ति या DNA स्रोत। तो देखो, जो फर्स्ट स्टेप है वो है प्रोकरिंग ऑफ DNA या DNA सोर्स। तो सर्वप्रथम या फर्स्ट ऑफ ऑल जिस व्यक्ति का हमें DNA फिंगरप्रिंटिंग करवानी है उसके बायोलॉजिकल नमूने हमें कलेक्ट करने होते हैं। ये बायोलॉजिकल नमूने क्या क्या हो सकते हैं? ये बोन हो सकती है, ब्लड हो सकता है, सीमन हो सकता है, हेयर्स हो सकते हैं, नेल्स हो सकते हैं, टीथ हो सकते हैं। उसके अलावा ये स्किन के टुकड़े भी हो सकते हैं। ये बायोलॉजिकल नमूने हमें कलेक्ट करने होते हैं। तो इसमें क्या आएगा कि हमें DNA कहाँ से प्राप्त हो रहा है? तो जिस व्यक्ति की हमें DNA फिंगरप्रिंटिंग करनी होती है उसके हमें बायोलॉजिकल सैंपल्स कलेक्ट करने होते हैं। वो सीमन हो सकता है, ब्लड हो सकता है, इवन सलाइवा भी हो सकता है, हेयर्स हो सकते हैं, नेल्स हो सकता है और सीमन होता ही है। अब सेकंड इसमें जो स्टेप है उसमें क्या होता है? कटिंग एंड सॉर्टिंग ऑफ DNA, कर्तन व पृथक करना। जो सेकंड स्टेप होता है DNA फिंगरप्रिंटिंग में, फर्स्ट स्टेप कौन सा हो गया कि हमें DNA की प्राप्ति कैसे हो रही है, और जो सेकंड स्टेप है वो है
कटिंग एंड सॉर्टिंग ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए को काटना और उसके खंडों को अलग अलग करना। तो डीएनए सेगमेंट को काटने के लिए विभिन्न प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज़ लेते हैं। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रेस्ट्रिक्शन साइट्स का रिकॉग्निशन करते हैं या उसकी पहचान करते हैं, और पहचान करने के बाद में ये रेस्ट्रिक्शन साइट्स से उस डीएनए को काट देते हैं छोटे छोटे असमान लंबाई के फ्रेगमेंट्स में। तो कटिंग एंड सॉर्टिंग ऑफ डीएनए, इस स्टेप में क्या होगा कि इस स्टेप में हमें विभिन्न सोर्स से प्राप्त डीएनए सैंपल को विभिन्न प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उपचारित किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, जिससे कि वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उस डीएनए सेगमेंट्स की रेस्ट्रिक्शन साइट्स को पहचानेंगे और उसे कई छोटे छोटे टुकड़ों में या कई छोटे छोटे असमान टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो असमान लेंथ के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं या डीएनए के छोटे छोटे खंड होते हैं जिनकी लंबाई असमान होती है, इन्हें कहते हैं रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। अगर आपको कोई कहे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जब डीएनए सैंपल को हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उपचारित करते हैं, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करने के बाद में जब उस डीएनए के छोटे बड़े सेगमेंट्स प्राप्त होते हैं या असमान लेंथ के डीएनए फ्रेगमेंट्स हमें प्राप्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। सो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म किसे कहेंगे? जब डीएनए को हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से काटते हैं तो उसके छोटे बड़े असमान खंड में वो विभक्त हो जाता है। तो ये जो छोटे बड़े असमान खंड होते हैं इन्हें RFLM या रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो ये हुई इसके सेकंड पद की बात कि फर्स्ट में हमने बायोलॉजिकल सैंपल कलेक्ट किया और किस सोर्स से किया वो हमने फर्स्ट स्टेप में बात कर ली। सेकंड स्टेप में हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से इन्हें काटा और इन्हें RFLM कहा। फिर थर्ड जो स्टेप है उसमें होता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। अब देखो जो सेकंड स्टेप हमने करी थी उसमें क्या हुआ था कि डीएनए के हमें असमान लेंथ के फ्रेगमेंट्स प्राप्त हुए थे या सेगमेंट्स प्राप्त हुए थे या खंड प्राप्त हुए थे। अब जो थर्ड स्टेप होती है इसमें क्या करते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उपचारित या ट्रीट करने के बाद में प्राप्त डीएनए के सेगमेंट्स का जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाया जाता है। तो जब इनका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं तो इनमें जो जेल यूज़ लेते हैं वो कौन से होते हैं? एगारोज जेल। ठीक है। तो थर्ड स्टेप आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स में क्या होगा? इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो विभिन्न लेंथ के डीएनए फ्रेगमेंट्स प्राप्त हुए थे उन डीएनए फ्रेगमेंट्स का जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाया जाता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाने से क्या होता है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाने में जो जेल यूज़ में लेते हैं वो होती है एगारोज जेल। तो एगारोज जेल की हेल्प से उसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाया जाता है और उसे हाई वोल्टेज का करंट प्रवाहित करवाया जाता है। किसमें? इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट में हाई वोल्टेज करंट प्रवाहित करवाया जाता है जिससे एनोड की तरफ डीएनए के छोटे बड़े सेगमेंट्स अपनी लेंथ और मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से अरेंज हो जाते हैं और बैंड बना लेते हैं। तो
जो थर्ड स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, इस स्टेप में क्या होगा कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करने के बाद में जो असमान लेंथ के डीएनए सेगमेंट्स प्राप्त हुए हैं उन असमान लेंथ के डीएनए फ्रेगमेंट्स का जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाया जाता है। इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रोसेस में जो जेल यूज़ में ली जाती है वो है एगारोस जेल। अब क्या करते हैं कि इस एगारोस जेल पे इन डीएनए सेगमेंट्स को रख दिया जाता है और हाई वोल्टेज का करंट प्रवाहित करवाया जाता है, और जब हाई वोल्टेज का करंट उसमें प्रवाहित होगा तब वो डीएनए के छोटे बड़े सेगमेंट्स अपनी लेंथ और आणविक भार या मोलिक्यूलर वेट के हिसाब से अरेंज हो जाते हैं उसमें, और अरेंज होने के बाद में वो अलग अलग बैंड बना लेते हैं, अलग अलग छोटे छोटे बैंड बना लेते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि जब हाई वोल्टेज का करंट प्रवाहित करेंगे तो अपने मोलिक्यूलर वेट और अपने लेंथ के हिसाब से डीएनए के जो सेगमेंट्स होते हैं वो अरेंज हो जाते हैं और छोटे छोटे बैंड बना लेते हैं। समझ लो है ये है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट। तो जो बड़ी लेंथ के डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं वो यहाँ आगे रह जाते हैं, और जो छोटी लेंथ के डीएनए सेगमेंट्स होते हैं तो जब साइज भी छोटी है तो उनका मोलिक्यूलर वेट भी कम होगा, उनका आणविक भार भी कम होगा। तो आणविक भार कम होने के कारण वो बैंड, छोटे छोटे बैंड इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट के बॉटम में जाके स्थित हो जाते हैं। इस तरह से अलग अलग लेंथ के कई बैंड्स प्राप्त होते हैं जिनके आधार पर उस व्यक्ति विशेष की पहचान कर ली जाती है। अब आता है स्टेप 4, ट्रांसफर ऑफ डीएनए सेगमेंट्स टू नायलॉन शीट। अब जो हमें डीएनए सेगमेंट्स प्राप्त हुए छोटे बड़े जो डिफरेंट लेंथ के थे और अलग अलग मोलिक्यूलर वेट्स के थे, अब उनका हम नायलॉन शीट पर ट्रांसफ़र करेंगे, जो इससे आगे वाली क्लास में हम कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।